तो दोस्तों 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं जो हमास के द्वारा हमला शुरू किया गया इजराइल के ऊपर। और ये पिछले 2 हफ्तों से हम तस्वीरें देख रहे हैं जो कि बहुत डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं। दिन भर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे ऐसी इमेजेस बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है और लाखों लोग बेघर हो रहे हैं। ये होता देख हम सबकी आत्मा कांपती है और जाहिर सी बात है कि हर एक नागरिक, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो इजराइल का हो, चाहे वो फ्रांस में हो या चाहे वो गाजा में हो, यही चाहेंगे कि ये लड़ाई का जल्द से जल्द अंत हो सके और भगवान ना करे कि विश्व युद्ध 3 हमें देखना पड़े। दोस्तों, हमास के बारे हमने बहुत सारे वीडियो सुन लिए होंगे। अभी तक आपने इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे के बारे में काफ़ी वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं आपको गाज़ा के बारे में बता सकूं। गाज़ा कहाँ पे लाई करता है, गाज़ा की डेमोग्राफी क्या है, गाज़ा की ज्योग्राफी क्या है और क्यों ये टाइनी स्ट्रिप ऑफ लैंड, द गाज़ा स्ट्रिप, वाई इज दैट कि यहां पे इतना बवाल मच रहा है, क्या इतिहास है गाज़ा का, ये बातें यहां पे समझेंगे। वीडियो बनाने वक्त मेरे को एक मेरे जहन में थॉट आया। मुझे कोट्स पढ़ने का काफ़ी शौक है, बिकॉज कोट्स, खैर मैं ऐसे का टीचर हूं तो आपने मेरे को ऐसे के वीडियोस में भी देखा होगा, तो कोट्स मैं पढ़ता रहता हूं और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूं। देखिए, नॉर्मल टाइम में, चाहे टाइम नॉर्मल हो चाहे अब नॉर्मल हो, यानी कि युद्ध का समय हो या पीस का समय हो, कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उनके जीते जी उनको अपने बेटे को दफनाना पड़े। अगर कम उम्र में बाप को अपने बेटे को दफनाना पड़े, यानी कि अगर बेटे की उम्र कम हो, तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात होती है। जाहिर सी बात है कि बाप यही चाहता है कि उसकी जिंदगी खुशहाल रहे, माता पिता यही चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी खुशहाली से जिए। और जब बुढ़ापे में अपने, देखिए बुढ़ापे में जो एक आसरा होता है, सहारा होता है, वो बच्चे ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स यही चाहेंगे कि हमको हमारे बच्चे ही दफनाएं जब हमारी मृत्यु हो, जब भी हमारी मौत आती है। लेकिन लड़ाई के दौरान, चाहे वो यूक्रेन में है या चाहे वो गाजा में है या चाहे वो सीरिया में है, दुनिया के किसी भी कोने में जब लड़ाई होती है तो मजबूरन माता पिता को अपने छोटे छोटे बच्चों को दफनाना पड़ता है। यह कहावत एक एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के द्वारा कही गई थी, जो मुझे ठीक लगी यहां पे आपके साथ शेयर करना। और ये कुछ इमेजेस हैं, डिस्टर्बिंग इमेजेस जो हमको आ रही हैं गाजा से। मोदी जी का क्या कहना है? मोदी जी ने कहा है कि हम सॉलिडारिटी के साथ इजराइल के साथ खड़े हैं। वी स्टैंड विद इजराइल ड्यूरिंग दीज टेस्टिंग टाइम्स। चाहे वो यूक्रेन का वॉर था, पिछले साल भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठ के मोदी जी ने कहा, यह जमाना लड़ाई का नहीं है, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। और आज भी वो यही कह रहे हैं कि देखिए, दुनिया में कई सारी चुनौतियां आ रही हैं, कई सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और एक डिवाइडेड या पोलराइज्ड वर्ल्ड सॉल्यूशंस नहीं देख सकता है, सॉल्यूशंस नहीं दे सकता है। दुनिया को काफी सारे विषयों से लड़ना है। अभी 2 साल पहले महामारी के कारण कितनी मायूसी थी दुनिया भर में। आज जहां एक तरफ यूक्रेन का झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ, वहां पे इजराइल और गाजा, इजराइल और हमास का झगड़ा शुरू हो जाता है। सो a divided world order is a chaotic world order, so we need to unite so as we can face the common challenges before humanity. Gaza is an open air prison. Now, मैं आपको, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपके साथ गाजा के बारे में बात करना चाहता हूं, हमास के बारे, पीएलओ के बारे, इन सब के बारे हम फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन जहां पे ये लड़ाई हो रही है, इस जगह के बारे समझना जरूरी है। यहां के लोग क्यों इतने सताए हुए हैं? ऐसी क्या बात है कि हमास को हमला करना पड़ा? वो फिर कभी हम बात करेंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर था, इजराइल की तरफ से इंटेलिजेंस फेलियर था, अमेरिका की तरफ से इंटेलिजेंस फेलियर था, ये सब बातें बहुत हो चुकी हैं। लेकिन गाजा एक ओपन एयर प्रिजन क्यों है? यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, चाहे वो अभी लड़ाई हो रही है या पहले लड़ाई नहीं हो रही थी, यहाँ के लोगों के क्या हालात हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आतंकवाद एक सोल्यूशन नहीं होता। देखिए, गंदगी का जवाब गंदगी नहीं होता। अगर आप मुश्किल स्थिति में हैं
अगर आपको लगता है कि आप एक कठिनाई परिस्थितियों में रह रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हाथ में बंदूक उठा लें, उसका मतलब ये नहीं है कि आप आतंक मचाएं। गाजा एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि मेडिटेरेनियन सी को ओपन अप करता है। टू द वेस्ट इज द मेडिटेरेनियन सी, टू द साउथ इज इजिप्ट, टू द नॉर्थ इज इजराइल। मैं आपको मैप भी दिखा देता हूं यहां पे। अब तक आई एम श्योर आपने गाजा स्ट्रिप का मैप काफी बार देख लिया होगा। ये गाजा है, टू द नॉर्थ इज इजराइल, टू द साउथ इज इजिप्ट, यहां पे ये खुलता है टू द मेडिटेरेनियन सी। अब यहां पे लगभग 20 लाख पैलेस्टीनियंस रहते हैं। मैं अगर अपने शहर की बात करूं, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं, चंडीगढ़ की आबादी इज अराउंड 12-15 लाख, लेकिन ये केवल 365 ओनली 365 स्क्वायर किलोमीटर है गाजा स्ट्रिप। 365 स्क्वायर किलोमीटर पे 20 लाख यानी कि 2 मिलियन लोग से ज्यादा रह रहे हैं। 1967 से जब यम किपुर वॉर हुआ था, यम किपुर वॉर के बारे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे या आपने शायद पढ़ा भी होगा। जो यम किपुर वॉर 1967 में हुआ था, तब से ये जो टेरिटरी है, जो गाजा है, दैट हैज बीन अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ इजराइल। लेकिन इजराइल ने ये कहा था कि ठीक है 1967 में हमने गाजा को ऑक्यूपाई जरूर किया था, लेकिन 2005 में हमने अपने ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को वहां से पल आउट कर लिया था। अगर हम यूएन की माने या यूरोपियन यूनियन या बाकी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, आईसीसी है, आईसीजे है, उनकी माने तो वो अभी भी गाजा को एक इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहते हैं। नाउ ये जो 6 डे वॉर था, यम किपुर वॉर 1967 में, इजराइल ने गाजा को कैप्चर किया था इजिप्ट से। तो अगेन मैंने आपको जैसे पीछे मैप में दिखाया था, गाजा के साउथ में आता है इजिप्ट और गाजा वाज अ पार्ट ऑफ इजिप्ट। और 1967 के बाद इजराइल ने अपनी मिलिट्री ऑक्यूपेशन इस पीस ऑफ लैंड पे शुरू किया। तो 1967 से 2005 के बीच में, यानी कि लगभग 38 इयर्स, इजराइल ने 21 से 22 ऐसे सेटलमेंट्स गाजा में, विच इज अगेन 365 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, यहां पे 21 ऐसे सेटलमेंट्स बनाए और पैलेस्टीनियन रेजिडेंट्स को यह कहा कि देखो, आपको यहां से या तो प्यार से मान जाइए, यहां से निकल जाइए, कहीं और जाके सेटल हो जाइए, या हम जोर जबरदस्ती से यानी कि कोअर्सिव मेजर से आपके घर को खाली करवाएंगे। क्योंकि इजराइल की कोशिश 1948 से ही रही है कि भाई हमने एक सेपरेट स्टेट बनाना है फॉर द ज्यूज, और जहां जहां पे पैलेस्टीनियन अरब्स रहते हैं वहां वहां पे हमने इजरायली पॉपुलेशन को सेटल कराना है। 2005 में जब इजराइल ने अपनी आर्मी, अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना शुरू किया, तब उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम आप लोगों को, यानी कि पैलेस्टीनियन रेजिडेंट्स को एक ऑफर दे रहे हैं, फाइनेंशियल मदद दे रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि आप अभी अपना कोई और नया बंदोबस्त कर लीजिए, अपना नया ठिकाना ढूंढ लीजिए, बाद में मत कहना, पहले ही दे देते हैं वार्निंग, बाद में आंटी पुलिस नहीं बुलाएगी तो बाद में आपको यहां से निकलना ही पड़ेगा। लेकिन पैलेस्तीन के लोगों ने कहा कि भाई हमारे घर में आप आए हैं, हम क्यों अपना घर छोड़ के भागे। तो एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, वायलेंट भी और नॉन वायलेंट भी, अगेंस्ट द इजरायली ऑक्यूपेशन। 2005 में इजराइल विड्रॉ कर लेता है अपनी सेटलमेंट्स फ्रॉम गाजा, जो 21 से 22 सेटलमेंट्स वहां पे बनाई थी, वो विड्रॉ कर लेता है। 2005 से लेके 2007 के बीच में इजराइल क्या करता है, क्रॉसिंग्स बना देता है, टेम्पररी ब्लॉकेड्स बना देता है, जहां पे अब आपने ब्लॉकेड बना दिया, आपने गाजा को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, मेडिटेरेनियन सी से भी ब्लॉक कर दिया, इजराइल के नॉर्दर्न साइड से भी ब्लॉक कर दिया, आपने सदर्न साइड से भी ब्लॉक कर दिया, इजिप्ट वाली साइड से। तो ना तो लोगों की मूवमेंट हो पाएगी और ना तो एसेंशियल कमोडिटीज गाजा के अंदर या गाजा के बाहर जा पाएंगे। द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर गाजा जब इजराइल ने पुल आउट किया। लेकिन असल में किसके कब्जे में था गाजा? इजराइल के कब्जे में ही था। 2006 में इलेक्शंस होते हैं और यहां पे एक गेम चेंजिंग बात होती है। यहां पे ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, जिसकी स्थापना 1987 में करी गई थी, जब पहली दफा इंतिफादा हुआ था इजराइल की सरकार के साथ इन लोगों का, हमास उस इलेक्शन को जीतती है और किसको हराती है? एक राइवल फैक्शन है जिसका नाम है फतह, जो कि एक और पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल फैक्शन है। और इस इलेक्शंस के दौरान जब हमास ये इलेक्शन 2006 में जीतता है, तब हजारों पैलेस्टीनियंस की यहां पे मौत भी होती है, बिकॉज अगेन गाजा में भी पोलराइजेशन हो गया। यहां पे कुछ लोग थे जो कि प्रो फतह थे, कुछ लोग थे जो कि प्रो हमास थे। लेट मी ऑल्सो टेल यू, मेनी पैलेस्टीनियंस टिल डेट दे से दैट लुक, हमास डज नॉट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ अस,
हमास डज नॉट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन अरब्स, हमास डज नॉट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। 2007 में हमास ने पावर अज्यूम किया गाजा में, और इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने एक परमानेंट ब्लॉकेड बना दिया, चारों तरफ से गाजा को घेर लिया, क्रॉसिंग्स और वॉल्स बना लिए। इजिप्ट जिसका सदर्न, यानी अगर हम गाजा के साउथ साइड में देखें तो वहां पे इजिप्ट के साथ भी बॉर्डर है, इजिप्ट ने भी ब्लॉकेड कर दिया। इजिप्ट ने क्या किया, बाय द वे 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए थे। एक जमाना था जब सारे ही अरबी देश, सारे ही अरब जो देश थे वो इजराइल के विरुद्ध थे बिकॉज ऑफ द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन। लेकिन चीजें बदली और इजिप्ट लेट 1970s में आके थोड़ा अमेरिका के टुवर्ड्स ज्यादा क्लोज होता है और इजराइल के साथ दोस्ती बनाता है। यहां तक कि ये जो एरिया गाजा जो कि वंस वाज अ पार्ट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट ने भी अपने, यानी कि इजिप्ट का जो नदर्न बॉर्डर है, गाजा का जो सदर्न बॉर्डर है, वहां पे भी एक परमानेंट क्रॉसिंग बना दी। यानी कि गाजा के अंदर आना जाना बहुत मुश्किल था, किसी किस्म की राहत, किसी किस्म का ह्यूमैनिटेरियन एड, मूवमेंट ऑफ गुड्स वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इजराइल ने यह ब्लॉकेड को जस्टिफाई किया कि हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था, हमारे सर्वाइवल के लिए ब्लॉकेड बनाना बहुत जरूरी था। 1994 में इजराइल ने 60 किलोमीटर लंबा एक फेंस बनाया था अलोंग इट्स बॉर्डर विद इजराइल। 2007 में तो परमानेंट ब्लॉकेड बनाया, लेकिन 94 की बात हो रही है, 2007 से भी 13 साल पहले की बात हो रही है। और इस तरह से सराउंड किया गाजा को, चाहे वो उत्तर दिशा है, चाहे वो पूरब है, चाहे वो पश्चिम है, चाहे वो साउथ है, हर तरीके से गाजा को सराउंड किया था इजरायली फोर्सेस ने। यहां तक कि जो कि 14 किलोमीटर का बॉर्डर है साउथ में गाजा का इजिप्ट के साथ, इजिप्ट ने भी वहां पे एक वॉल क्रॉसिंग बना दी थी विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। मैं यहां पे आपको मैप दिखाना चाहता हूं, ऑल्दो यहां पे शायद आपको इतना बड़ा ना दिखे, बट पीडीएफ जब आप इसकी देखेंगे वहां पे दिखेगा। दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गाजा, दिस इज द मिडिल एरिया ऑफ गाजा, एंड दिस यू कैन सी दिस इज द एरिया। यहाँ पे रफा क्रॉसिंग भी है, आई विल टॉक मोर अबाउट रफा क्रॉसिंग, जो कि क्रॉसिंग इजिप्ट और गाजा के बॉर्डर में आता है। Now, in the west, Israel controls the sea route into Gaza. Sea route means यानी कि in the west to the Mediterranean Sea. This is north, this is west, this is east, this is south. Of course, इतना तो हमको पता ही है। वेस्ट में Israel कंट्रोल करता है sea route. Gaza is opening up to the Mediterranean Sea, but because of Israel controls, it is not easy to be used for transfer of goods or people. Currently, there are 3 functional border crossings between Gaza and the outside world. वो 3 कौन सी क्रॉसिंग्स हैं, मैं अभी आपको 1 मिनट में मैप में दिखाऊंगा। एक तो कारिम अबू सलेम क्रॉसिंग है, एक एरेज क्रॉसिंग है विच इज कंट्रोल्ड। सो दीज 2 क्रॉसिंग्स, करम अबू सलेम और एरेज क्रॉसिंग, ये इजराइल के द्वारा कंट्रोल करी जाती है, और जो रफा क्रॉसिंग है दैट इज कंट्रोल्ड बाय इजिप्ट। जब से 2 हफ्ते से, पिछले 2 हफ्ते से 7 अक्टूबर से जब से ये अटैक हुआ है, ये तीनों की तीनों क्रॉसिंग्स जो हैं सील कर दी गई हैं। मैं अभी आपको मैप दिखाना चाहूंगा क्रॉसिंग्स का, ये शायद आपको थोड़ा क्लियरली दिख पाएगा। दिस इज द Kerem Shalom crossing, this is the Rafah crossing between Egypt and Gaza, and this is the Erez crossing. Erez crossing जो है northern side में है, whereas जो Kerem और Rafah crossing है वो southern side में है। See, understand UPSC में ना places in news भी आता है, ठीक है? So places in news में मैं करूँगा एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा places in news का। प्रीलिम से पहले हम खूब सारे वीडियोस बनाते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगहें हैं, प्लीज इसको ध्यान से यहाँ पे नोट करें, वीडियो को प्लीज एंड तक देखें, शॉर्टकट मत मारें ना। सवाल यहाँ पे ये आता है कि 365 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और आबादी 2 मिलियन 20 लाख की, बहुत नाइंसाफी है। इट इज वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड, और गाजा को हर तरफ से ब्लॉकेड करने का नतीजा क्या है कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, भुखमरी बहुत ज्यादा है, और गाजा को डिपेंडेंट होना पड़ता है एड के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर बाकी देशों से। तो बहुत ही बुरी हालत है गाजा की इकोनॉमी की। रिपोर्ट्स ये बताती हैं, और मैं ये रिपोर्ट्स मैंने खुद नहीं बनाई है, अखबारों में ही पढ़ी हैं, 60% से ज्यादा जो आबादी है गाजा की, उसको खाने की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, विच मीन्स फूड एड की रिक्वायरमेंट है। खाने की तो हम सबको रिक्वायरमेंट है, लेकिन सोचिए कि आपके घर में खाना नहीं बनता, आपको खाना कहीं बाहर से आ रहा है, आप किसी और पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, तो कैसी बुरी स्थिति होगी। 31-30% से ज्यादा जो हाउस होल्ड्स हैं, उनकी जो एसेंशियल नीड्स हैं, एसेंशियल एजुकेशनल नीड्स हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। 11-12 घंटों का बिजली कट होता है, और कोई बहुत ठंडा इलाका नहीं है गाजा, गर्मी वहां पे काफी होती है। इनफैक्ट इजराइल की बात करें, हम गाजा की बात करें तो रेगिस्तान है।
11-12 घंटे बिजली नहीं है, खाने के लिए आप डिपेंडेंट है बाकी देशों के लिए, बेरोजगारी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, इकोनॉमी बिल्कुल डूबी पड़ी है। तो इस हालात में क्या करे गाजा के लोग? क्या ये एक्शन हमास का जस्टिफाइड था कि नहीं था? ये तो हम सभी जानते हैं कि दिस वाज नॉट जस्टिफाइड, बट वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि हम यहाँ पे गाजा के लोगों के बारे, गाजा की आबादी के बारे, गाजा की डेमोग्राफी के बारे समझ सके। तो आप अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजा को एक ओपन एयर प्रिजन क्यों कहा जाता है, जिसको चारों तरफ से इजराइल ने इतने सालों से सील करके रखा है। मैंने आपके साथ वीडियो में बात करी थी दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे, एक तो फतह के बारे और एक हमास के बारे। तो ये जो आप देख रहे हैं अपने सामने स्क्रीन पे, महमूद अब्बास, ये प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं और ये चेयरमैन भी हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फतह, द प्रेसिडेंट ऑफ फतह। और यहां पे आप देख रहे हैं जो हमास के चेयरमैन हैं इस्माइल हनिये, ही इज वन ऑफ द टू डिस्प्यूटेड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ गाजा। अगर पैलेस्टीनियन टेरिटरीज की बात करें तो यह बात भी यहां पे समझ लें, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज केवल दो हैं, एक तो वेस्ट बैंक है और एक गाजा स्ट्रिप है। वेस्ट बैंक में आपका ईस्ट जेरूसलम भी आ जाता है, लेकिन अगर हम आईसीजे का माने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की माने, जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का, ये दोनों टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेटिवली तो शायद हो सकता है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास हो, लेकिन असल में दोनों टेरिटरीज के ऊपर जो ऑक्यूपेंसी है, जो कंट्रोल है, चाहे वो वेस्ट बैंक है चाहे वो गाजा है, वो कंट्रोल इजराइल का है। उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई बहुत जल्द खत्म हो सके। और दोस्तों, जाने से पहले आपको क्विक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, काउंटडाउन टू प्रीलिम्स शुरू हो चुका है। अभी प्रीलिम्स के मोड में आना आहिस्ता से हम शुरू करेंगे। दशहरा, दिवाली, ये त्यौहार हर साल आते रहेंगे, लेकिन आपका प्रीलिम्स बार बार नहीं आएगा। आपका ये टाइम बहुत कीमती है, तो ज़्यादा फेस्टिविटी में अपना टाइम खराब मत करें, अपने तैयारी को, अपने फोकस को डिविएट मत होने दें। तो हम लेके आए हैं पॉपुलर डिमांड पे संभव 2.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। डेली लाइव लेक्चर्स यहाँ पे रहेंगे 30 अक्टूबर से, तो यानी कि आज से ठीक 9 दिन के बाद ये हमारा क्रैश कोर्स लाइव होने वाला है। दो ऑप्शंस हैं, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं विद सीसैट जाता। बेशक मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, बीटेक बैकग्राउंड का हूँ, किसी ज़माने में मेरे भी 160 170 आते थे सीसैट में, लेकिन अगर अभी मुझे भी पेपर देना पड़ जाए तो सीसैट से मेरी भी हवा निकल जाएगी। शुक्र है कि मेरे पेपर खत्म हो चुके हैं। तो मैं आपको सजेस्ट विद सीसैट करूंगा। आगे आप समझदार हैं, आपकी अपनी तैयारी के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पे कॉल करना, फोन उठाएंगे और आपसे बात करेंगे, और कोई भी इंफॉर्मेशन इस कोर्स के रिगार्डिंग आप लेना चाहें, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए, टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड डे।